कल हमारा एक लेक्चर हुआ था। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था कि पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर पढ़ा था। फिर कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर लास्ट में हमने पढ़ा। देखो बच्चों, बिल्कुल सही बात। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की बात अगर हम करें तो पोटेंशियल एट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस आर स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई स्मॉल। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर की बात करें तो ये जो आर लेस देन कैपिटल आर वाला फॉर्मूला है, इसमें आर को जीरो पुट करना होगा हमें। तो आंसर मिलता है 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। और पोटेंशियल एट द सरफेस की बात अगर हम करें तो उस केस में क्या है, इन दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है ना। इसमें स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे के क्यू बाई कैपिटल आर, और इस वाले में ऊपर वाले एक्सप्रेशन में स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तब भी के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा। तो पोटेंशियल है सरफेस आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है। और जो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ कुछ इस तरह। यहाँ लिख देंगे 3/2 के क्यू बाई आर। इधर हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। स्मॉल आर इज distance from the center of the solid। ये ऐसा होगा। और जैसा एक्सप्रेशन से दिख ही रहा है, ये पैराबोलिक डिक्रीज है और सरफेस के बाद हाइपरबोलिक।
अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो देखते हैं। जैसे देखो हमने ऐसा कहा जाए कि भाई एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और हमने क्या किया, एक हमने टनल बनाई उसके सेंटर से पास हो, है ना। एक टनल हमने बनाई जो कि पास हो रही है कहाँ से, इसके सेंटर से। बहुत ही थिन टनल हमने, a thin tunnel is drawn which passes through the center of uniformly charged solid। ठीक है, उसका चार्ज क्यों दिया आपको, हमें पता लगाना है कि इसका चार्ज है क्यू। अगर सरफेस से इस टनल की जो ओपनिंग है वहां से एक m मास और -q चार्ज के पार्टिकल को हम रिलीज करें, क्वेश्चन क्या है, a particle of mass m and having charge -q is released from rest from an opening of the tunnel। तो पता करना है फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट when the particle reaches the center of the
तो ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों, देखो हम क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। हाँ बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको, और बोर्ड वगैरह सब ठीक से दिख रहा है? तो व्हाट वी डू इज वी अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सरफेस से सेंटर, ये इनिशियल पॉइंट ये, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जिस जगह पे है वो वहां का पोटेंशियल, तो दैट इज के क्यू बाय कैपिटल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? फिर से पार्टिकल का चार्ज और जहां पे वो फाइनली पहुंच रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। और फाइनली स्पीड v हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे हाफ एम वी। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 3/2 के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर। दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। 3/2 -1 करोगे तो 1/2 के क्यू क्यू बाई आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाई एम। बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने सही जवाब कैलकुलेट भी कर लिया। वेरी गुड, अच्छा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसी का एक पार्ट है। इन द above प्रॉब्लम find the work done by external agent in moving the charge from surface to a distance capital R from the surface without change in kinetic, without change in kinetic, कितना आया बच्चों? आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए अभी? क्योंकि ये कैपिटल क्यू तो माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट? और हमें सरफेस से दूर लेके जाना है, तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा ना। तुम्हारा आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा? भाई देखो कैसे करोगे इसको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही करना पड़ेगा उसको? तो बेसिकली वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना हो जाएगा? पार्टिकल का चार्ज माइनस क्यू, फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2R, माइनस इनिशियल पोटेंशियल है कितना? के क्यू बाई आर।
तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू माइनस के क्यू बाई 2r, दैट इज के क्यू क्यू बाई 2। ये ऐसा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना। हाँ, बाहर मूव करना है। अच्छा, इट इज नॉट नॉट एविडेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द आउटसाइड। लिख लो यहाँ पे क्या है। बाहर लेके जाना है बेटा। यस यस यस। अगर इनसाइड होता तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आता। ये बात बिल्कुल सही है। ओके बेटा, अभी हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये बेसिकली क्या आ गया बेटे, पोटेंशियल की कैलकुलेशन हो गई है ना। अच्छा, अब दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर पाते अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया जाए तो, है ना। कौन से होते हैं वो एलिमेंट्स? एक तो होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसकी वजह से पोटेंशियल ना डिफाइन करके हम पोटेंशियल डिफरेंस बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्यों भाई, पोटेंशियल क्यों नहीं डिफाइन कर पाते हैं? देखो, कोशिश कर लेते हैं निकालने की। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू r।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किसी जनरल एक्स डिस्टेंस पर जाकर को लिखोगे तो 2k लैम्डा बाई एक्स dx आ जाएगा, और उसको इन्फिनिटी से r तक हम इंटीग्रेट करें तो ये आएगा -2k लैम्डा dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। और जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे इन्फिनिटी से r तक तो क्या होगा, -2k लैम्डा ln r माइनस ln इंफिनिटी, ऐसी कुछ टर्म बन जाएगी। Now this of course is something which is not defined। क्या यूं कहें कि पोटेंशियल एट डिस्टेंस r भी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो इस केस में क्या है, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल ना डिफाइन करके किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। मतलब हम ऐसा करते हैं कि दो पॉइंट्स लेते हैं विच आर एट डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द वायर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ r1 एंड r2 फ्रॉम द वायर। ऐसे दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसकी बात करते हैं। तो V1 माइनस V2 अगर हमें करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -E.dr फ्रॉम R2 टू R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये E को मैं लिख दूं 2k लैम्डा बाई एक्स dx और इंटीग्रेशन R2 से R1 तक। 2k लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। लिमिट पुट करेंगे तो आएगा ln r1 माइनस ln r2, और माइनस साइन है तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएंगी, 2k लैम्डा ln r2 माइनस ln r1 ऐसा लिख लेता हूँ, और इसको लिख लूंगा 2k लैम्डा ln ऑफ r2 डिवाइडेड बाई r1। ये ऐसा हमारे पास v1 माइनस v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है तो, है ना। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2k लैम्डा ln ऑफ r2 बाई v1 माइनस v2 इक्वल टू 2k लैम्डा ln r2 बाई r1। आप चाहते हो, देखो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में v1 माइनस v2 पॉजिटिव मिलेगा हमें क्योंकि r2 r1 से बड़ा है, तो v1 माइनस v2 पॉजिटिव मिलेगा अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो, है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ये नोट कर लिया भाई सब लोगों ने।
ओके ओके। देखो इसी तरह से एक एलिमेंट और होता है जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। वो होता है इनफाइनाइटली लार्ज शीट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू। अच्छा, एक बच्चे का किसी का डाउट इसमें रखा हुआ था। वो पूछा सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम होता है, लेकिन इंटीग्रेशन फाइनाइट आने के लिए जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना चाहिए उतना तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा। देखो ध्यान दो, अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए थे उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बाहर वाले पॉइंट्स पर ए क्यू बाई आर स्क्वायर के तरीके से कम हो रहा था, डेनोमिनेटर में आर स्क्वायर आ रहा था, यानी डिस्टेंस बढ़ती तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा था। तो उसका इंटीग्रेशन भले ही इन्फिनिटी से आर तक कर रहे थे तब भी फाइनाइट आ जाता। लेकिन ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2 के लैम्डा बाई आर ही आ रहा है। सिर्फ 2 के लैम्डा बाई आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आर के ही सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। मतलब डिक्रीज तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उतना तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा कि इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक का इंटीग्रेशन भी फाइनाइट आ जाए। इस वजह से वहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट आ रहा है। अब जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से ही पोटेंशियल फाइनाइट नहीं आ पाया, तो इनफाइनाइटली लार्ज शीट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से तो क्या है, ये वैसे भी फाइनाइट नहीं आ पाए, क्योंकि अगर आप पोटेंशियल एट पोजीशन आर को माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर करके लेकर के आना चाहोगे इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करके, तो ये ई वेक्टर तो कांस्टेंट है ना बेटे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर करना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आर माइनस इंफिनिटी, तो दिस थिंग विल अगेन अप्रोच व्हाट प्लस इंफिनिटी। तो ये तो वैसे भी इंफिनिटी जाना ही जाना था, ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट डिस्टेंस चलोगे तो उसका इंटीग्रेशन तो इनफाइनाइट आएगा ही, उसके अगेंस्ट वर्क तो इनफाइनाइट करना ही पड़ेगा। तो इस केस में भी क्या करते हैं अपन, पोटेंशियल की बात ना कर करके हम ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मान लो पॉइंट वन की डिस्टेंस है x1, पॉइंट टू की डिस्टेंस है x2। क्या लिखेंगे, b1 माइनस b2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम r1 टू, तो ये आएगा माइनस इंटीग्रल ई को क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर फ्रॉम r1 टू या फ्रॉम x1 टू x2। अच्छा, b1 से b2 कर रहे हैं तो r2 से r1 होना चाहिए, तो ये भी x2 से x1 होना चाहिए। तो आएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल ऑफ डी आर विल बी आर, लिमिट पुट करेंगे तो x1 माइनस x2 माइनस साइन हट करके क्या आ जाएगा, b1 माइनस b2 इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x2 माइनस x1। ऐसा ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका आ जाएगा।
ये बात समझ में आती है बच्चों? ओके, तो ये बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास डिस्कशन था, है ना? अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और फिर पोटेंशियल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। हमें रिलेशन पता है ही सही, पोटेंशियल एट पोजीशन आर लिखना है तो वो माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर कर सकते हैं। V2 माइनस V1 करना है तो माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2 कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूला हमारे लिए पर्याप्त है। प्रीवियस पेज बाकी था। ओके, हो गया बच्चों? तो ये मैं बता रहा था कि अगर मान लो हमें, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, चार्जेस दिए हुए थे, है ना? उनकी वजह से अपन ने पोटेंशियल पता किया, ठीक है? तरीका क्या था, चार्ज लिखा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल पता कर। अब हो सकता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए। मान लो हमसे कहा जाए कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, इन अ रीजन देयर exists uniform electric field intensity, E vector equal to 10 I can find the potential difference VA minus VB between points
having coordinates as, जैसे ए के कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट से मान लो 5,6। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बी ए माइनस बी बराबर होगा माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर बी टू आर। ठीक है, यहाँ बी ए माइनस बी आ रहा है तो यहाँ आर बी से आर बी आएगा। अब ई वेक्टर को क्या लिखते हैं, वो हमें दिया हुआ है 10 आई कैप, तो उसको 10 आई कैप लिखते हैं, डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर बी टू आर। तो ये 10 आई कैप इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -10 आई कैप, डॉट भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी आर वेक्टर फ्रॉम आर बी टू आर। तो ये हो जाएगा 10 आई कैप -10 आई डॉट आर ए वेक्टर माइनस आर बी। अच्छा, तो ये आ जाएगा बी ए माइनस बी बी -10 आई कैप डॉट आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 5 तो हो जाएगा -3 आई कैप, 3 - 7 तो हो जाएगा -4 जे कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 1 आ जाएगा, -10 इंटू -3 करेंगे तो +30 आएगा। 30 वोल्ट आंसर इसका। कितने लोगों का है? 30। 30 बिल्कुल सही। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है ना, वोल्ट कैसे आया बेटे? पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इनफैक्ट अच्छा, ई का यूनिट नहीं दिया हुआ है,
हाँ, तो आप ठीक है उसको मतलब एसआई यूनिट में ही मानो, है ना, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सॉरी कूलम, और इसको मीटर्स में। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते थे, डी आर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप भी लिख सकते थे आप, वो बात भी बिल्कुल सही है ना। इनफैक्ट देखो क्या है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, ये होता है। अब अगर इसमें से वेक्टर ई यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल को क्या लिख लेंगे, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन आर वेक्टर हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। लेकिन इस ये वाली फॉर्म वैसे तो ठीक लगती है, लेकिन करते समय थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे कि डेल्टा आर में से किसका कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, डेल्टा बी में क्या करना है। तो इस फॉर्म में याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यही सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी हमें पता चलती है, ध्यान दो कि देखो अगर ई वेक्टर और डी आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, मतलब आप किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहे हो और ई वेक्टर और डी आर वेक्टर सेम डायरेक्शन, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ई है, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, यानी डेल्टा भी नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ऐसा, लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन, राइट, और हम कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, ऐसे जा, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ऐसा हो गया हमारा डेल्टा आर, यानी डेल्टा आर वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एक्यूट एंगल बना रहा है। वो एक्यूट एंगल चाहे ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है। एक्यूट एंगल अगर बना तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है उसकी वजह से ओवरऑल डेल्टा भी नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा भी नेगेटिव आ गया मतलब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल नेगेटिव आ गया, यानी बी फाइनल लेस देन बी इनिशियल आ गया। हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases when we move in the direction of electric field intensity।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन द डायरेक्शन मूव करें, एग्जैक्टली इधर जाना जरूरी नहीं है, किसी एक्यूट एंगल पे जाओगे तब भी होगा, और एट एन एक्यूट एंगल टू इट, और एट एन एक्यूट एंगल टू, इससे किसी एक्यूट एंगल पे जाओगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज। और उसका उल्टा क्या है, इससे ऑब्ट्यूज एंगल पे चले जाओ आप, है ना, ऐसे चले जाओ कुछ इस डायरेक्शन में चलो, तो क्या होगा, ई डॉट डेल्टा आर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव ऑफ नेगेटिव डेल्टा वी विल बिकम पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इंक्रीजेस on moving opposite to or at an obtuse angle to the direction of vector। अच्छा, एक बच्चे को पिछला पेज देखना था यार, बहुत देर से, मैंने तुम्हारा मैसेज जस्ट अभी देखा बेटे, ये रहा पिछला पेज। हो गया बेटे। तो ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आए अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। ये नोट कर लिया भाई सब लोगों ने। दिस पेज, अगले पेज पे चलें भाई। देखो जैसे, अच्छा एक बात और है क्या, कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन perpendicular to electric field intensity,
on moving in the direction perpendicular to electric field intensity, the potential remains same. On moving in the direction perpendicular to electric field intensity, the potential remains same. है ना? जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा रेडियल डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, तो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हुई बेटे? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आप ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करते जाओ उसके अराउंड, तो इससे बराबर बराबर डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल हर जगह कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ऐसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। सरफेस ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल, सरफेस whose all points are at same potential। is called as equipotential surface। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या खास बात होगी? Intensity of electric field is always perpendicular to the equipotential surface। हाँ, जैसे देखो अगर आपके सामने एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखनी है आप, तो क्या करो? इसी के पैरेलल एक प्लेन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ये पूरी, ये तो क्या है? चार्ज शीट, चार्ज्ड शीट, नॉट चार्ज शीट। चार्ज शीट तो पुलिस स्टेशन में होती है, ठीक है। और ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। All the points on it are at same potential because all of them are at equal perpendicular distance from the। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर हर जगह पर कैसा है? तो इस सरफेस पर अगर आपने कुछ डी आर वेक्टर लिया, तो ई डॉट डी आर की वैल्यू क्या मिल रही है हर जगह पर? तो जीरो ही मिल रही है। उसी तरह से अगर मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैंने ले लिया, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलती है हमको? क्या मैं बोल सकता हूँ वो सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस मिल जाती इसके अराउंड? भाई बराबर डिस्टेंस पर तुम चारों तरफ मूव कर जाओ इस वायर,
such a coaxial cylindrical surface will be equipotential for this wire. क्योंकि वायर के केस में भी पोटेंशियल कब चेंज होता है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर चेंज। लेकिन जब सारे पॉइंट्स ही सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल हर जगह पर इक्वल ही हो। यस, एक चार्ज के लिए हॉलो स्फीयर विल बी इक्विपोटेंशियल, है ना। देखो बेटे, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। अब जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, कैसी बनेगी। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो इफ यू आर मूविंग always at equal distance from this point charge, all the points will be at same potential। और आप टू डायमेंशन में मत सोचो, पूरे थ्री डायमेंशन में मूव कर जाओ। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मूव कर जाओ आप, बराबर बराबर डिस्टेंस। कई सारे पॉइंट्स थ्री डायमेंशन में मिल जाएंगे। वो सारे के सारे पॉइंट्स एक स्फेरिकल सरफेस पे लाई कर रहे हैं ना। हॉलो स्फेयर सा बन गया, एक पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या बन गया? हॉलो स्फेयर। दैट एंटायर हॉलो स्फेरिकल सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। वो पूरी की पूरी हॉलो स्फेरिकल सरफेस क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? उसी तरह से ये वायर और शीट के लिए भी हम, तो मैंने कहा है कि इसमें एक और क्या खास बात होती है कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा। ई वेक्टर और इक्विपोटेंशियल सरफेस दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, क्योंकि ई डॉट डेल्टा आर जीरो आना चाहिए, ई डॉट डी आर जीरो आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए। तो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में एंगल जीरो आना चाहिए। और देखो जैसे किस तरह के क्वेश्चन, जैसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में एग्जिस्ट करता है और वो एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन इन अ रीजन। और इस रीजन में क्या किया मैंने, कुछ पॉइंट्स ले लिए। कैसे पॉइंट्स ले लिए? मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया सी, एक पॉइंट ले लिया डी। तो मुझे क्या करना है? अरेंज करना है, अरेंज पोटेंशियल्स एट ए बी सी एंड डी।
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ x डायरेक्शन, गिवन दैट E vector is in the direction shown in the सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा पोटेंशियल? सब लोग बताएं, इन सारे पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा? तीन आंसर मिले हैं, तीनों करेक्ट है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बाकी पॉइंट्स के बारे में भी बताओ, मतलब बाकी लोग भी बताओ। देखो, जैसे एक एक करके देखते हैं। मान लो हम गए कहाँ से, ए से बी गए, तो ए से बी गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल पे ही गए ना, तो पोटेंशियल कम होगा। फिर बी से सी गए, तब भी एक्यूट एंगल पे गए, तो पोटेंशियल और कम होगा। फिर सी से डी गए, तो फिर से एक्यूट एंगल पे गए, तो पोटेंशियल और भी कम होगा। तो ए से डी तक जाओगे तो पोटेंशियल लगातार ही कम होता चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटे? ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर सी का, और सबसे कम पोटेंशियल इन पॉइंट्स में से डी का। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से वही, अरेंज potentials at A, B, C, and D in increasing order। तो और किस तरह का हमें दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह के दिए हुए हैं। ए, बी, सी, ये पॉइंट्स। ए सी लाइन एक्स एक्सिस, और बी डी लाइन जो है वो हमारी वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक।
गुड गुड, मेरे को 3 सही आंसर मिले। गुड गुड, और सही मिला। नहीं नहीं, अभी जो मुझे मिला है वो सही नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। तो मैंने पहले दिया था, सही दिया था बेटे। अब देखो इसमें क्या है, फिर से हम एक एक करके चलते हैं। जैसे मान लो हम गए ए से बी, तो क्या होगा? ए से बी गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल पे ही गए, एक्यूट एंगल पे ही गए, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ए से बी जाने में पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ बी इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ ए। फिर उसके बाद हम गए मान लो कहाँ, बी से सी। तो बी से सी जब आप गए तो आप ऑब्ट्यूज एंगल पे गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर था, आप गए ऐसे तो ऑब्ट्यूज एंगल पे गए, तो क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल ऑफ सी जो होगा, दैट इज विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ। अब ए का भी पोटेंशियल बी से बड़ा है, सी का भी बी से बड़ा। ए और सी में डायरेक्ट कंपैरिजन अगर हम करें, तो ए से सी जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए ए और सी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ, ठीक है। और ए से डी जाओगे तो फिर से ऑब्ट्यूज एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। या सी के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो, सी से डी जाओगे तब भी ऑब्ट्यूज एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका मतलब डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो तो ए से भी ज्यादा है। तो डी का पोटेंशियल ए और सी से ज्यादा हो गया, ए और सी का बराबर है। और बी का पोटेंशियल तो इन दोनों से छोटा है, तो बी का पोटेंशियल और छोटा है। डी का सबसे ज्यादा, फिर ए और सी का बराबर, सबसे कम किसका? ऐसा आएगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? बी का सबसे कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पॉइंट सबसे ज्यादा आगे, वो बी ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, और बी सबसे ज्यादा ऊपर है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल उतना ही कम होगा, तो सबसे कम बी पे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जितना जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे हो गया? डी पर। और ये दोनों बीच में लाई करते हैं इनका बना, तो इज इट क्लियर? देखो एक तरह का क्वेश्चन बस और लास्ट में, लास्ट अपन कर रहे हैं। क्या है? मान लो हमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 2x I कैप, assuming potential at origin to be zero, find potential at
जनरल पॉइंट x कॉमा y कॉमा, अब इसमें देखो क्या है, हमसे इन्फिनिटी पर जीरो अज्यूम करने के लिए नहीं कहा पोटेंशियल, ओरिजिन पर जीरो मानने के लिए कहा, और ये मान करके x कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट का पोटेंशियल लिखने को कहा। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, भाई हमें एक्सप्रेशन वही यूज करना है, v एट x कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब क्या, b फाइनल माइनस b इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e डॉट डी आर फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। b फाइनल मतलब पोटेंशियल एट x कॉमा वाई कॉमा जेड लिख देते हैं, b इनिशियल मतलब 0 0 0 मान लेते हैं, इनिशियल को 0 0 0 और फाइनल को x कॉमा वाई कॉमा जेड मान लिया, तो 0 0 0 से इंटीग्रेशन कर दिया x कॉमा वाई कॉमा जेड तक, ई वेक्टर को लिख दिया 2x आई कैप, डी आर वेक्टर को क्या लिख दिया dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k। अब क्या है, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप भी 0, तो हो जाएगा माइनस 2x dx, और इंटीग्रेशन 0 से x तक कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास, -2x² बाई, से 2 कैंसिल हो गया, तो और v 0 0 0 को 0 पुट कर दें, तो पोटेंशियल एट x कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू आपके पास सीधे से क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एक्स। ये बात समझ में आती है मुझे। पॉजिटिव में -2x, नेगेटिव में +2x, नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेटे आपको, बस आप तो इससे सारी जगहों पर आ जाएगा पोटेंशियल आपका, ये जो आप जनरल इंटीग्रेशन करते हो ना, इससे आपको देखो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि मैं प्लस जा रहा हूँ या माइनस जा रहा हूँ, दीज लिमिट्स विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग, लिमिट्स अपने आप उसका ख्याल कर लेंगे, अपने आप आपके पास वैल्यू सही आ जाएगी, ठीक है, आप तो इसको पॉजिटिव मान के ही करो, ठीक है, अपने आप लिमिट उसका ध्यान रख लेती है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब आप सेक्शन सी इसका कंप्लीट कर सकते हो, इनफैक्ट सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, यू कैन कंप्लीट सेक्शन सी एंड सेक्शन, संडे को डिस्कशन होगा भाई, बिल्कुल संडे को डिस्कशन।
ठीक है बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।